श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल या केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? तो घग्गर नदी घाटी में कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता जो है घग्गर नदी घाटी में विकसित हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की या खोज की? तो ए घोष ने 1950-51 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ है। नेक्स्ट है, क से कालीबंगा और क से क्या होगा? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो कालीबंगा की सभ्यता या सरस्वती नदी के किनारे क्या हुई थी? फैली थी। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता जो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। अगर घग्गर नदी ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा? सरस्वती नदी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो कालीबंगा एवं श्री गंगानगर में स्थित हैं। यह शब्द क्या है? युग्म क्या है? सही नहीं है। बाकी आर सभ्यता उदयपुर से संबंधित है, गणेश्वर सीकर से संबंधित है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू से संबंधित है। नेक्स्ट है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है। तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह आहड़ सभ्यता। तो H.D. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है? तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ है। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता स्थित है। तो आर्य सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। आर्य सभ्यता किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती या ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और किस नदी के किनारे हुई आर्य सभ्यता विकसित? तो बनास नदी पर आर्य सभ्यता विकसित हुई है। नेक्स्ट है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति किससे संबंधित है? तो आर्य सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो आर्य सभ्यता के लोग चावल से जो है वह भली भांति प्रकार से परिचित थे। तो आर्य सभ्यता के लोग क्या खाते थे? चावल खाते थे या चावल खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह व कहाँ से संबंधित है? सीकर जिले से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता किससे संबंधित है? तो सीकर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध जो है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कातली नदी से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता किसके किनारे बसी हुई है? तो कातली नदी के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नीम का थाना सीकर से प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और किससे संबंधित हैं? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो कातली नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं? तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण बेराट सभ्यता से उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट जो है प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो विराटनगर में बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो विराटनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी बेराट के सभ्यता से संबंधित है। और यहाँ पर किस वंश के? तो मौर्य वंश से संबंधित है। बेराट सभ्यता जो किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? बेराट की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बौद्ध
संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष बैराट सभ्यता से मिले हैं। ब से बौद्ध और ब से क्या होगा? बैराट सभ्यता। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील कहाँ पर स्थित है? तो परबतसर तहसील कुराड़ा में स्थित है। तो राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील कहाँ गांव स्थित है? तो कुराड़ा गांव में स्थित है। नेक्स्ट है मध्यमिका नगरी। यह मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो मध्यमिका नगरी यह चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो उदयपुर जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता यह हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और किस नदी के किनारे विकसित हुई है कालीबंगा सभ्यता? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है एवं सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट है कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से सौंती सभ्यता को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से सौंती सभ्यता को जाना जाता है। और कालीबंगा सभ्यता में ही प्राचीन जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर कस्बा स्थित है। बागौर कस्बा कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ट से टाटा नगर और ट से क्या होगा? टोंक। और टोंक कहाँ पर स्थित है? रेड कहाँ पर स्थित है? तो टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर टोंक को पूर्व में क्या कहा जाता था? मालव नगर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह से प्राप्त हुए हैं। तो महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बीजक की पहाड़ी पे किसके अवशेष मिले हैं? बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। ब से बौद्ध विहार और ब से बीजक की पहाड़ी। तो बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ब से बौद्ध और ब से बीजक की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लो युगीन सभ्यता है? तो लो युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लो युगीन सभ्यता के अवशेष नौ भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सोनारी झुंझुनू से लो युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। लो युगीन सभ्यता है नौ भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सोनारी झुंझुनू जो है ये लो युगीन सभ्यता है। कौन सी है? नौ भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सोनारी झुंझुनू जो सारी क्या है? लो युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति के अवशेष ये उदयपुर जिले से मिले हैं। कहाँ से मिले? आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर जिले से मिले हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना व ताम्र वस्तुएं को बनाना है। तो आहड़ को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। और आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? अयस्क तांबे को गलाना व ताम्र वस्तुएं बनाना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा सभ्यता में पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? प्राचीन सभ्यता के अवशेष जो है कालीबंगा सभ्यता में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा के सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा है? तो किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की क्या कहा है? तटीय राजधानी कहा है।
और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर क्या हुआ, कालीबंगा में सबसे प्राचीन जोते हुए कालीबंगा सभ्यता में जो है जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल जो है वह भीलवाड़ा एवं पाली जिले में स्थित है। बागोर कहाँ पर स्थित है? बागोर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में और नाडोल जो है पाली में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कातली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है? तो कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी की बात करें तो आहड़ को कहा जाता है। और ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए संबंधित हैं, तो चित्रकला से संबंधित हैं। पोथीखाना कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर पुस्तक प्रकाश कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। ये किससे संबंधित हैं? तो चित्रकला से संबंधित हैं। पोथीखाना चित्रकला जयपुर से संबंधित है। पुस्तक प्रकाश चित्रकला जोधपुर से संबंधित है। सरस्वती भंडार जो है वह उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कवि अत्रि जो है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। कीर्ति और अत्रि ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस ईस्वी का है? तो 460 ईस्वी का है। कुंभलगढ़ शिलालेख 460 का है। जगन्नाथ राय 1652 का है। और राज प्रशस्ति 1676 से संबंधित हैं। तो वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो सवाई राम सिंह ने राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1866 में की थी। कब की थी? सवाई राम सिंह ने स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1866 में की थी। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत शाके में ईस्वी सन दिया हुआ है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो शाका होगा कितना होगा? 263 में शाके कितने होंगे? अगर विक्रम संवत 263 है तो शाके में कितना होगा? तो 1958 होगा, 1928 होगा। नेक्स्ट है अधिकांश भारतीय संस्कृति गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं। तो जवाहर कला केंद्र में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। तो 7वीं शताब्दी की रचना कौन सी है? राज प्रशस्ति है। इसके महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट है जिसने क्या लिखी? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट है। नेक्स्ट है श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रीतम खजाना है जो कहाँ पर स्थित है? तो श्री सरस्वती पुस्तकालय या फतेहपुर सीकर में स्थित है। तो श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहाँ से संबंधित है? फतेहपुर सीकर से संबंधित है। नेक्स्ट है आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? तो आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम कर्नल टोड के द्वारा दिया गया था। राजपूताना नाम किसके द्वारा दिया गया था? कर्नल टोड के द्वारा। कब दिया गया था? 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपूतना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है
राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है। तो कौन सा संस्थान है कि राज्य की परंपरा को विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थान स्थापित किया गया। कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर स्थापित किया गया। बाकी ललित कला अकादमी कहाँ किस जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। और जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। रविंद्र मंच कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। और खोज एवं संवर्धन के लिए हमारी संस्कृति और कलाओं के संरक्षण के खोज एवं संवर्धन के लिए भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। तो सीकर में स्थापित किया गया। शेखावटी क्षेत्र की कला और संपदा के संरक्षण हेतु कब? 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सीकर जिले में की गई। नेक्स्ट है झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? झाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत में प्रचलित था। कहाँ पर था? जयपुर रियासत में प्रचलित था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वह कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड है जो 19वीं शताब्दी का यह प्रथम इतिहासकार था जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कर्नल जेम्स टोड ने ही 19वीं शताब्दी में राजपूताना हमारे राजस्थान को कौन सा शब्द दिया है? राजपूताना स्टेट कहा है, शब्द दिया है। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी या फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जागीरदारी पर व्यवस्था पर लिखा है। नेक्स्ट है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार कौन है जो समाज सुधारक भी थे? हरिविलास शारदा जो है वह एक विख्यात इतिहासकार हैं जो एक समाज सुधारक का कार्य भी करते थे। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है राजस्थान कला का संकलन करना। तो रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान कला का संकलन करना। नेक्स्ट है ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों, हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संरक्षण स्थित है। तो इसके संरक्षण हेतु क्या स्थित किया गया है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में इसका संग्रहण किया गया है। तो ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों, हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र किस देश में की सहायता से खोले जाएंगे? तो राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र या जापान की सहायता से खोले जाएंगे। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो जयपुर का निर्माण जयसिंह सेकंड के द्वारा कराया गया। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जयसिंह सेकंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। नेक्स्ट है जयपुर को गुलाबी रंग निम्न के द्वारा दिया गया है। तो जयपुर को गुलाबी रंग निम्न के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा किया गया? तो महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत पर जयपुर शहर को किस रंग से रंगवा दिया था? गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। किसने? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगरों में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया है? तो सवाई जयसिंह ने आगरा में वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया है। बाकी सवाई जयसिंह ने
उज्जैन में वेधशाला का निर्माण करवाया, मथुरा में करवाया है और बनारस में करवाया है, बाकी आगरा में नहीं करवाया है। और सवाई जयसिंह ने जयपुर में भी क्या किया है, वेधशाला का निर्माण करवाया, अर्थात जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। उसके अलावा उज्जैन, मथुरा और बनारस में वेधशाला का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है जयपुर नगर के वास्तुकार हैं। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन है, तो विद्याधर जो है वह जयपुर नगर के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वह थी, तो महेंद्रपाल जो है प्रथम प्रतिहार शासक हैं, जिन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। किसको, महेंद्रपाल को महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, और महेंद्रपाल क्या है, ये प्रथम प्रतिहार शासक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है, तो कानड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी में जालोर विजय का विवरण मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो कानड़ देव प्रबंध में मिलता है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, कोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसमें सही होगा। सर्वप्रथम जो है वह सारंगपुर का युद्ध हुआ। ये सारे युद्ध किसके द्वारा लड़े गए हैं, इसमें क्या करना है, सीक्वेंस में जमाना है। तो सर्वप्रथम जो है सारंगपुर का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद दिबेर का युद्ध हुआ और फिर उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो सबसे पुराना युद्ध है सारंगपुर का युद्ध है, जो कुंभा के द्वारा लड़ा गया था। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध है, फिर उसके बाद दिबेर का युद्ध और फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दिबेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप दिबेर के युद्ध अक्टूबर जो कब हुआ था, दिबेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। उसके पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी, तो दिबेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी किसको बनाया था, महाराणा प्रताप ने चावड़ को बनाया था। नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने दिबेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर पुकारा है। तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया है, तो दिबेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट है राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, तो राणा सांगा एवं बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था, सन 1527 में राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके मध्य, राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। वही हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातूली के युद्ध में परास्त किया था। किस युद्ध में किया था, खातूली के युद्ध में। खातूली का युद्ध किन के बीच हुआ था, खातूली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खातूली का युद्ध किसके बीच हुआ था, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें किसको परास्त कर दिया गया था, इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातूली के युद्ध में परास्त कर दिया था। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। मारवाड़ का जो राव चंद्रसेन था उसने निरंतर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था, इसलिए मारवाड़ के राव चंद्रसेन को भूला पिसरा राजा व महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो राव चंद्रसेन जो है वह
मारवाड़ का शासक था और स्वतंत्रता प्रेमी भी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। नेक्स्ट है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना है। तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक वो कौन बना था? चंद्रसेन बना था। कौन बना था? चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन जो है मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था। नेक्स्ट है, जोधपुर के राठौर नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था। तो जोधपुर के जो राठौर नरेश थे उसमें अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? तो चंद्रसेन था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भागों पर आधिपत्य था? तो जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य भरतपुर एवं धौलपुर में आधिपत्य था। जाट वंश सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? तो भरतपुर और धौलपुर में रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो निम्नलिखित में से शासकों में से सबसे अधिक किसे श्रेय जाता है? तो महाराणा कुंभा को बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? चंपारण की संधि मालवा व गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। चंपारण की संधि किसके बीच हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आया था? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आया था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम शासक कौन थे? तो हकीम खां सूरी थे। कौन थे महाराणा प्रताप के साथ? महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर थे। हकीम खां सूर थे। नेक्स्ट है, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? हकीम खां जो है वह प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। हकीम खां सूर। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध कहा है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवादी नीति है, अर्थात अपने साम्राज्य को बढ़ाना था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों एवं महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी वह थे लूणा, राम प्रसाद, गजयुक्ता और गजराज। क्या नाम थे उनके? लूणा, राम प्रसाद, गजयुक्ता एवं गजराज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? तो चावड़ को महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? चावड़ को। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। तो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? मारवाड़ था। नेक्स्ट है, जैसलमेर ने 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। तो जैसलमेर में 1550 में शासक लूणकरण के समय क्या हुआ था? अर्धशाका हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। नेक्स्ट है, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? वह है, तो आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, द से दोराई व द से दारा क्या हो जाता है? द से दोराई और द से दारा व औरंगजेब के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत के भेजे हुए दूतों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा।
इसकी ट्रिक क्या होगी, जमा भट्टो अर्थात जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से जो दूत भेजे गए थे वो कौन थे, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास एवं टोडरमल। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, जमा भट्टो अर्थात जलाल खां, म से मान सिंह, भ से भगवंत सिंह और ट से टोडरमल। नेक्स्ट है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था। तो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां को प्रथम दूत के रूप में भेजा था। फर्स्ट से क्या होगा, जमा भट्टो में ज से जलाल खां, तो प्रथम बार किसको भेजा था, जलाल खां को। द्वितीय बार किसको भेजा था, मान सिंह को। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। किसने किया था, भगवंत दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तृतीय बार भगवंत दास के द्वारा। जमा भट्टो से आएगा ज से जलाल खां, म से मान सिंह, भ से भगवंत दास। तो तृतीय नंबर पे कौन आया था, दूत भगवंत दास आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे। तो जोधपुर के जो है अंतिम शासक कौन थे, उम्मेद सिंह जो है जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है, ढूंढार राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ढूंढार राज्य की स्थापना दुले राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ढूंढार राज्य की स्थापना दुले राय के द्वारा की गई थी। डर से ढूंढार व द से क्या होगा, दुले राय होगा। नेक्स्ट है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 भरमार थी। तो महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में 22 की भरमार थी। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। शास्त्रीय संगीत पर जो रचना लिखी गई थी राधा गोविंद संगीत सार, उसके रचयिता कौन थे, तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। कौन थे, ब्रज। और राधा गोविंद कहाँ पर रहते हैं, ब्रज में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, राधा गोविंद ब्रज में रहते हैं। तो इनकी रचयिता कौन है, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट हैं। नेक्स्ट है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है, कृष्णानंद व्यास हैं। राग कौन सबसे अच्छा गाता है, तो कृष्णानंद गाते हैं। तो राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है, कृष्णानंद व्यास हैं। नेक्स्ट है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य विकसित किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है। तो अभिलेखों के अनुसार राजस्थान में 8वीं सदी में शिव की पूजा की जाती है। सर्वाधिक किसकी पूजा की जाती थी, शिव की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है, 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं जयपुर के सवाई जय सिंह है। 1733 में, कब, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है, तो जयपुर के सवाई मानसिंह है। जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी, जो किससे संबंधित है, नक्षत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो हैंडसांग जो है चीनी यात्री है जिसने किसकी यात्रा की थी, भीनमाल की यात्रा की थी।